हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में वही मिक्स क्वेश्चंस की आपकी सीरीज है और कुछ क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं और जो आपका 28 के एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का यूपीएचसी का, तो उसके लिए छठी हमारी ये जो है आपकी टेस्ट सीरीज है। चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से प्रश्न आज बन रहे हैं। और जो है आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 30 का और एग्ज़ाम जो आपका हुआ है अभी 13 में, तो वो भी पेपर में लेकर आऊँगी। लेकिन जो सेट हमारे पास है उन्हीं सेट को हम थोड़ा कंसल्ट करेंगे कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्ज़ाम में। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। कल तक आपको जो अभी एग्ज़ाम हो चुका है 30 और 13 को, तो उसका भी थोड़ा सा पैटर्न बताएंगे कि फर्स्ट पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी 13 में परसों एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस जो बने हैं ज़्यादातर ऐसे तो इजी रहे हैं। तो करंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस सारे आपकी यूनिट्स में, मैंने कहा था ना कि चाहे आपका एक क्वेश्चन बने, हर यूनिट में से क्वेश्चंस बनेगा। तो सभी यूनिट में से चाहे उन्होंने 2 क्वेश्चन उठाए, चाहे उन्होंने 3 उठाए हैं, लेकिन उठाए ज़रूर हैं क्वेश्चंस। कल का जो परसों का पेपर था 13 का, तो उसमें जो आपके आईसीटी से क्वेश्चन से बहुत ईजी थे। डी सेट है मेरे पास, तो उसको थोड़ा कल हम कंसल्ट करेंगे आपके साथ। लेकिन फ़िलहाल हम क्वेश्चंस देखते हैं आपकी टेस्ट सीरीज़ के। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो इसे बताना है। गायत्री है, अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है या फिर जगती है? तो ऋग्वेद का जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद या फिर कह सकते हैं आप, तो ये है आपका गायत्री। ठीक है, सभी को पता है गायत्री मंत्र। उसके बारे में बता दें कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री का मंत्र का उल्लेख है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन रहे हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डीपली भी कह सकते हैं उनको। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता रही है उसकी विशेषता क्या रही है? तो इसमें विशेषता रही पक्की ईंट से बनी इमारत। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है परसों के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान नकवासी का संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से या फिर शैव मत से? तो 3 का आपका आंसर है बी, जैन मत से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में किस जिले को शिराजे हिंद नाम से जाना जाता था? आगरा को, प्रयागराज को, लखनऊ को या फिर जौनपुर को? तो 4 का आपका आंसर है डी, जौनपुर को शिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। देख लीजिए, या तो प्रश्न बहुत ही इजी आया है या प्रश्न इतना टिपिकल है कि आपको लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा है। तो प्रश्नों को इस तरीके से पढ़िए कि प्रश्न में से भी प्रश्न बन रहे हैं। मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको कराई हैं, तो मैं हर बार कह रही हूँ कि प्रश्न में से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो थोड़ा डीपली पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो इसे बताना है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कोई प्रश्न आपको लगेगा कि कितना इजी पूछा है, कोई प्रश्न लगेगा कि ये हमने सब कुछ पढ़ा है, ये कहाँ से पूछा गया है ना। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बेंटिंग? तो 5वें का आपका आंसर जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। जब आपके साथ कल पेपर कंसल्ट करेंगे हम, तो उसमें आप देखना कि किस तरह का एक बन रहे हैं। उसमें मैं बताऊंगी आंसर, कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले हम पेपर ही देखेंगे किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? महिलाओं की शिक्षा, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया नियम विनिमय या फिर उच्च शिक्षा से राज्य समर्थन की धीरे धीरे वापसी या फिर कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें आपको बताना है कि हंटर आयोग की सिफारिश थी कौन सा। तो देख लीजिए, तो 6 का आंसर अगर आपने सोच लिया है ए, तो बिल्कुल सही है, महिलाओं की शिक्षा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? देखते हैं किसने बनाया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बुक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 30 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बुक्स के बारे में पूछा गया था और आपका 13 में जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ भी
बुक्स के बारे में पूछी गई हैं, 2-3 बुक्स पूछी गई हैं, ठीक है। तो बुक्स के बारे में भी क्वेश्चंस पढ़िए। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन मूल अधिकारों का प्रस्ताव किसने बनाया। तो प्रश्न का आंसर आपके 7 का बन गया है, देख लीजिए बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इसको डीपली समझ लीजिए। 1931 में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप, तो आपको इतना तो याद रखिए कि मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव का प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब इसको आधा तोड़कर आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से प्रश्न आपका बन सकता है। चलिए आगे आते हैं प्रश्न पर। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1947 के बताना है यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की। JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में बताना है तो ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें जो 2 हो चुके हैं वहाँ पर आपके संविधान से संबंधित बहुत क्वेश्चंस बने हैं। हिस्ट्री भी बनी है, 1-2 क्वेश्चन बने हैं हिस्ट्री के भी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से कम और आपके पॉलिटिकल से ज़्यादा और कंप्यूटर के भी पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। महाद्वीपीय प्रवाह, ध्रुवों का भ्रमण, रूपांतर भ्रंश या फिर सागर नितल प्रसरण। तो इसमें बताइए कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो 9 का आपका आंसर जाएगा बी, ध्रुवों का भ्रमण, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नदियों से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। उद्गम तो जानते हैं ना सब। तो देख लीजिए 10वें का आंसर अगर आप सोच रहे हैं ए, सतलज, तो बिल्कुल सही। रावी का है सेनाब व्यास, लेकिन सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ। यहाँ पर बताना है आपको इस अक्षांश के पास 0 या 23 या 50 डिग्री या फिर 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि 0 से 0 या फिर 23 से 23 या 50 से 50 या 70 70, ठीक है। तो देख लीजिए 11 का आंसर अगर आप लगा रहे हैं बी तो बिल्कुल सही है ये आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अराकान एवं पेगु योमा कहाँ स्थित है। म्यांमार में, नेपाल में, भूटान में या फिर चीन में। तो अराकान एवं पेगु योमा के बारे में बताना है, तो ये 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार में है, ठीक है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं किससे, केवल भारत में, केवल UK में या केवल USA में या भारत और USA दोनों में, ठीक है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ देखते हैं, तो 13 का अगर आप लगा रहे हैं डी तो बिल्कुल सही, भारत और USA दोनों में, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। भारत में राज्य की सीमा में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, कौन से अनुच्छेद के द्वारा, देखते हैं। अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, या फिर अनुच्छेद 130 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, या फिर अनुच्छेद 70 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। तो सोच लीजिए आंसर। 14 का आप क्या सोच रहे हैं, हमें किसके बारे में सोचना है। राज्य की सीमा में परिवर्तन हम किसके अकॉर्डिंग या किसके अनुच्छेद के अनुसार कर सकते हैं। तो 14 का अगर आपने सोचा है डी तो बिल्कुल सही है। प्रोसेस गिवन इन आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार हम सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए इसका। आपका 3 साल के लिए अधिकतम, अब कम से कम कितना है, कम से कम 6 माह है या 1 वर्ष है या 2 वर्ष है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और अधिकतम मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न अधिकतम भी पूछा जा सकता है और कम से कम भी, है ना। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में, और 19 में पूछा है, ठीक है, दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है। अब आपको देखो यहाँ 2 चीज़ें एक साथ पता चलेंगी। एक तो आपको पता चल गया कि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन से अनुच्छेद में, ये भी पता चलेगा। तो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या किसी भी समय जब वह चाहे। तो
आपको बताना है, जल्दी से सोच लीजिए आंसर, और बहुत पढ़ा भी है तो इसका आंसर आपके लिए इजी बनेगा। तो 16 का आपने अगर सोचा है अनुच्छेद 352 तो बिल्कुल सही है। तो 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये अनुच्छेद कहाँ आता है? 352 के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है कब? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के बारे में पूछा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। तो 17 का डी लगा लीजिए, 24 अप्रैल को। ठीक है, अब आते हैं आय का वितरण हम मापते हैं किससे? फिलिप वक्र से, लॉरेंस वक्र से, मार्शल वक्र से, या फिर लॉफर वक्र से। तो 18 का आप सोच लीजिए बी, लॉरेंस वक्र से। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजार से रुपये में धन जुटा सकती हैं कहलाता है। अब पता है ना आपको क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं? आपके इको से बन रहे हैं, आपके मार्केट से बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, हर यूनिट से प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि हर यूनिट से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपकी ये जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं इनमें ही सारा क्या होता है? आपका पास आउट का ही छुपा राज होता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कीजिए। कोई भी इसकी फाउंडेशन नहीं, कहीं से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजार से रुपये में धन जुटा सकती हैं कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका सी, मसाला बॉन्ड। ठीक है, इसको लगा लीजिए आंसर को, मसाला बॉन्ड। प्रश्न बन सकता है, यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, एग्जाम में बन रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके। मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है कहाँ? देखना है। फिर नेक्स्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है या केवल निर्यात होता है, या न तो निर्यात ही होता है न ही आयात होता है। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था, तो न तो निर्यात होगा और ना ही आयात होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मापने वाले यंत्र के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कभी आपसे भूकंप का पूछ लिया जाता है, कभी वायु दाब का पूछ लेते हैं, कभी किसी ध्वनि का पूछ लेते हैं। तो पूछा ज़रूर जाता है प्रश्न। 13 का जो एग्ज़ाम है वहाँ भी पूछा गया है। तो प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छे से। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दबाव के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर कि इसको मापने का यंत्र का उपयोग। तो 21 का आंसर अगर आपने सोचा है भी बैरोमीटर, तो बिल्कुल सही। अच्छे से बिल्कुल दिमाग में इसको बैठा लीजिए, प्रश्न अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? यूनिक है, याद कीजिए। 1956, 1960, 1962 या 1978। तो 14 का आप आंसर क्या सोच रहे हैं? जल्दी से सोचिए और लगाइए। 14 का अगर आप सोच रहे हैं 1956 तो बिल्कुल सही है। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1962 में। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गलत कर दिया, ए आंसर इसका 1956। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों में निलंबित हो सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो जल्दी से आंसर सोचेंगे, क्या सोचा है कि मौलिक अधिकार क्या कर सकते हैं? तो इसमें बी है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। 15 का आंसर आप नहीं, ये नहीं, या फिर ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो आपने क्या सोचा है ABCD में? तो अगर आप सोच रहे हैं डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो आंसर बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? न्यायपालिका, विधानपालिका, चुनाव आयोग, या फिर संघ लोक सेवा आयोग। UPSC या जिसका एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, लेकिन ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो देख लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? तो बता दीजिए जल्दी से। 16 का आंसर अगर आपने सोचा है बी, विधानपालिका, तो बिल्कुल सही है, लोक सेवा आयोग।
चलिए, प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न बहुत अच्छे थे, सारे ही कम थे लेकिन यूनिक थे, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न के पैटर्न अब मैं जब तक आपका 28 में एग्ज़ाम है कुछ क्वेश्चन इस तरह के लेकर आऊँगी जिनको मुझे लगता है कि हाँ प्रश्न ये एग्ज़ाम में बनेंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। और पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है, कमेंट ज़रूर करना है कि प्रश्न जो आज आपको मिले हैं तो प्रश्न आपको कैसे लगे और आपको आगे भी इस तरह के ही प्रश्न चाहिए। आपके पास पूरे 10 डेज हैं, 10 डेज में अच्छे से तैयारी कीजिए। मॉर्निंग में या कल शाम तक आपको जो सेट मेरे पास है 13 का मेरे पास डी सेट है और जो 13 में हुआ उसका मेरे पास डी सेट है, तो उसकी मैं आपको तैयारी कराऊंगी या फिर क्वेश्चंस बताऊंगी कि पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।